हेलो एवरीवन। आज हम आपके मधु कलश इन कहानियों की पुस्तक में से एक नई कहानी पढ़ेंगे, एक नया पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है मेरे पिता प्रेमचंद। और इस पाठ के लेखक है अमृत राय जी। मेरे पिता प्रेमचंद, ये नाम पढ़ते ही या सुनते ही आपको पता चला होगा कि ये जो पाठ है ये हिंदी साहित्य के महान कहानीकार या कथा लेखक प्रेमचंद जी के बारे में है। और ये पाठ उनके बेटे अमृत राय जी ने लिखा हुआ है। अर्थात ये संस्मरण है। संस्मरण यानी यादें, किसी एक व्यक्ति के बारे में यादें। तो अमृत राय जी ने यहाँ पर इस पाठ में उनके पिता यानी हिंदी साहित्य के महान कथाकार कथा लेखक प्रेमचंद जी के बारे में ये संस्मरण लिखा हुआ है। कुछ यादें हमें बताई हुई है कि किस प्रकार से प्रेमचंद जी का जीवन बिल्कुल सीधा सादा सादगी भरा था। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन में बिल्कुल किसी भी प्रकार का दुरंगीपन नहीं था। दुरंगापन मतलब क्या कि मन के अंदर विचार या भाव कुछ और होना और चेहरे पर कुछ और दिखना, जो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो दुरंगापन होता है जीवन जीने का लोगों के अंदर, ये दुरंगापन प्रेमचंद जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल सीधा साधा जीवन, साफ सुथरा और बिल्कुल मोहब्बती व्यक्ति थे। सबके साथ प्यार से मिलकर एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हुए परिवार में भी जीवन उन्होंने बिताया था। लेकिन आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत शुरुआत से ही, बचपन से ही अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो सादगी जीवन भर, या शुरू में तो उनके साथ ही थी, लेकिन जब वे सफल लेखक रहे तभी भी उन्होंने अपना जीवन सादगी से ही जिया। तो यहाँ पर इस पाठ में कौन कौन सी बातें हम पढ़ने वाले हैं कि वे किस प्रकार के, उनका स्वभाव कैसा था, सीधे साधे थे या दुरंगापन नहीं था व्यवहार में, किस प्रकार से बेलोस व्यक्ति थे, सबके साथ घुल मिलकर रहने वाले। फिर उनका हुलिया, भले ही वे शुरुआत में तो गांव में रहते थे तो हुलिया देहाती था, जिसे गांव के व्यक्ति रहते हैं, ग्रामीण, वैसे ही। लेकिन जब वे सफल हुए, उन्हें एक सफलता हासिल हुई, उस सफलता के साथ भी उनका जो पहनावा या उनका रहन सहन बिल्कुल नहीं बदला। उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल संयत रहा। संयत मतलब अपने विचारों पर कायम रहे, अपने मार्ग को, अपने विचारों को उन्होंने कभी भी त्यागा नहीं। जैसे वो लेखक, प्रसिद्ध लेखक बनते गए और जैसे जैसे उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती गई, उन्हें भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें भी ऐसे सुनहरे मौके मिलते गए कि वे शहर में आए, शहर में अपना जीवन बसाए। मुंबई जैसे माया नगरी में वे चाहते तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना सकते थे, अच्छी खासी ज़मीन घर खरीद सकते थे। इतना इतनी सफलता उन्हें जीवन में मिल गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन को कभी भी नहीं त्यागा और उस ललच भरी जीवन की ओर उन्होंने कभी देखा भी नहीं। तो उससे कहते हैं एक संयत जीवन, जो अपने विचारों पर, अपने मार्ग पर, अपने बातों पर कायम रहने वाले थे। उसके बाद बच्चों से उनका बर्ताव, तो अमृत राय जी उनके बेटे हैं, तो उन्होंने उनके साथ, बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ किस प्रकार का उनका बिल्कुल फ्री या बिल्कुल एकदम दोस्तों की तरह, मित्र की तरह उनका बर्ताव था, उसके बारे में भी बताया है। एक दो इंसिडेंट हम उसके बारे में पढ़ेंगे और अंत में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नए लेखकों का उत्साह भी वे बढ़ाते थे, किस प्रकार से कहानियाँ लिखनी चाहिए या किस प्रकार से उसमें कौन सी कमी है या कौन सी अच्छी बातें हैं, वो बिल्कुल नए लेखकों की सतह पर, उनके लेवल पर जाकर उनको बड़े ही प्यार से समझाते थे। और साथ ही साथ लेखक ने ये भी इस पाठ में मेंशन किया है कि जब उन्होंने कथाएं लिखनी शुरू की, अमृत राय जी ने, तभी भी उनके जो आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, उनके पिता प्रेमचंद जी। तो चलिए, हिंदी साहित्य के इस महान कथाकार कहानी लेखक के बारे में आज हम ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मेरे पिता प्रेमचंद। सबसे पहले इस पाठ की प्रस्तावना पढ़ेंगे हम। इस संस्मरण में अमृत राय ने महान लेखक प्रेमचंद के व्यक्तित्व का सुंदर वर्णन किया है। व्यक्तित्व यानी उनकी पर्सनालिटी, उनके चरित्र,
उन्होंने प्रेमचंद जी की सादगी, सादगी यानी बिल्कुल सिंपल सा जीना, सादगी भरा जीवन, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके व्यवहार का अच्छा चित्रण किया है। प्रेमचंद बहुत ही सीधे साधे, बेलोस और मोहब्बती आदमी थे। बेलोस मतलब बिल्कुल एकदम सच, अंदर बाहर से जो जैसे थे बाहर वैसे ही दिखते थे, जैसे उनके मन के अंदर थे बिल्कुल वैसे बाहर दिखते थे। तो बिल्कुल सच था उनका व्यक्तित्व। और मोहब्बती, सबसे प्यार मोहब्बत से मिल वर्तन से रहने वाले व्यक्ति थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए, तो आपको ये अंडरलाइन करना है कि प्रेमचंद कैसे व्यक्ति थे, सीधे साधे, बेलोस और मोहब्बती। जो भी लोग उनके संपर्क में आए उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा। तो जो भी लोग पूरे जीवन भर उनसे मिले या उनके साथ कभी बातचीत की होगी या मिले होंगे उन्होंने हमेशा ही प्रेमचंद जी का यही रूप देखा होगा। घर में भी उनका यही रूप था, घर के बाहर और घर के भीतर, अपने बाहर और अपने भीतर, कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था। दुरंगापन यानी दो रंग, दो प्रकार का स्वभाव, दो प्रकार का नेचर, दो प्रकार का बर्ताव उनका नहीं था कि मन के अंदर कुछ और सोचना बुरा और चेहरे पर कुछ और दिखाना, या घर के बाहर जाओ तो सबके साथ प्यार से रहना, घर के अंदर आओ तो सबके ऊपर गुस्सा करना। इस प्रकार का उनका व्यवहार नहीं था। घर के अंदर, घर के बाहर, मन के अंदर और बाहर, बिल्कुल भी दो रंग नहीं थे, बिल्कुल साफ सुथरे थे। जैसे मन के अंदर विचार वैसे ही बात करने का तरीका, जैसे घर के बाहर व्यवहार वैसा ही घर के अंदर व्यवहार था। सब जगह वह रूप एक ही था, झील के नीले पानी की तरह साफ और पारदर्शी। जिस प्रकार झील का पानी बिल्कुल साफ होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, उस पानी की नीचे की सतह को हम देख सकते हैं, इतना वो साफ होता है पानी। उसी तरह से इनका व्यक्तित्व, प्रेमचंद जी का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व वैसा ही झील के पानी की तरह पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट था, साफ था। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह महान नहीं था। तो इतने बड़े, इतने प्रसिद्ध, इतने सफलता पाने वाले महान लेखक की महानता यही थी कि वे किसी भी तरह महान नहीं थे। न कपड़े लत्ते में, ना तौर तरीके में, ना बोलचाल में, ना रहन सहन में। ना कपड़े लत्ते में कोई एकदम अच्छे कपड़े लत्ते पहनते थे, एकदम सूट बूट टाई वाई, वैसा नहीं था। ना तौर तरीका मतलब एक जो मैनर्स होते हैं या वैसा एक रहन सहन का तरीका होता है वो, ना उनके बोलचाल में कुछ एकदम एटीट्यूड या कुछ ऐसा था, और ना उनके रहन सहन में, बिल्कुल सिंपल सा व्यवहार, सादगी भरा। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। हर तरह से वे एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे। साधारण यानी सामान्य, निम्न मध्य वर्ग यानी मिडिल क्लास। तो एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी जिस प्रकार से होता है, बिल्कुल वैसे ही वे मिडिल क्लास फैमिली के एक साधारण सामान्य व्यक्ति थे, आम आदमी। बाल बच्चेदार यानी बच्चे जिसके घर में थे, गृहस्थ यानी घर परिवार वाला, घर संसार वाला, और बाल बच्चों में रमा हुआ, अपनी फैमिली में जो रमता हुआ रहता है, ऐसे वे बिल्कुल ही सिंपल से गृहस्थ मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के आदमी थे। मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग मतलब क्या, मिडिल क्लास। आगे, तो ये हो गया उनके स्वभाव के बारे में। अब उनका हुलिया देखते हैं। क्या तो उनका हुलिया था, घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, कि जैसे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर दिखाया हुआ है कि घुटनों से जरा सा नीचे तक पहुंचने वाली धोती, घुटने यानी नीज, ओके। उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता, गाढ़ा ये कपड़ा है तो उसका कुर्ता, और पैर में जूता, यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती कहते हैं। देहाती यानी गांव का व्यक्ति, ठीक है, कोई गांव वाला, ग्रामीण व्यक्ति जो गांव में रहता है, जिसे कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं, जिससे कपड़े कौन से पहनने चाहिए, इतनी सफलता प्राप्त की है, इतने प्रसिद्ध लेखक है, तो कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे शान शौकत में रहना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो कुल मिलाकर बिल्कुल देहाती गांव के व्यक्ति थे वे, जिसको कपड़े पहनने की तमीज या कैसे कपड़े पहनने चाहिए उसकी समझ भी नहीं थी, जिसे ये भी मालूम नहीं था कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप। पंप ये इसका अर्थ है जूता। तो जिनको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो भी उनको पता नहीं था।
और ये बताने के लिए यहाँ पे क्या उदाहरण दिया है लेखक ने कि जिनको ये भी पता नहीं था कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या फिर जूता। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता पहना। किरमिच एक जाड़ा कपड़ा था जो बहुत टिकता था, तो सस्ते के ख्याल से सस्ता कपड़ा मिलता था और सालों सालों तक वो कपड़े का जूता चलता था किरमिच का, इसीलिए वो सस्ते के ख्याल से उन्होंने कई सालों तक किरमिच का ही जूता पहना। रंग रोगन का झंझट ना रहे, मतलब उस जूते को साफ सफाई करो या रंग दो, पुताई करनी पड़े, उसकी रंगना पड़े, ये झंझट ना रहे। रोज रोज उस पर सफेदी पोतने की मुसीबत से नजात मिले। नजात यानी छुटकारा, कि अगर सफेद जूता है तो फिर उसको साफ करना पड़ेगा, उसको वो पॉलिश करना पड़ेगा, ऊपर से रंगना पड़ेगा सफेद रंग से। तो ये रोज रोज सफेदी पोतना यानी सफेद पॉलिश करना उसके ऊपर, इस मुसीबत से छुटकारा मिले, नजात यानी छुटकारा मिले, इसलिए वह किरमिच का जूता भी ब्राउन रंग का होता था। क्योंकि ब्राउन रंग का जूता है तो कितनी भी मिट्टी लगे दिखती नहीं थी, या उतना साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जितना कि सफेद जूतों को करनी पड़ती। तो ये बार बार उसको सफेदी ना करनी पड़े, रंग ना पोतना पड़े, पॉलिश ना करना पड़े, इसलिए उनका किरमिच का जूता कौन से रंग का होता था? ब्राउन। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है। कानी उंगली मतलब पैर की सबसे छोटी उंगली, ओके, आखिरी वाली सबसे छोटी उंगली। तो वो कानी उंगली लेखक कहते हैं मुझे अभी भी याद है, जो जूते को चीर कर बाहर निकली रहती थी। अब सादगी इसके आगे नहीं जा सकती। मतलब इतने इससे और क्या सादगी हो सकती है कि उस जूते से कानी उंगली बाहर फटने, जूता फट के वो कानी उंगली दिखती थी, फिर भी वही जूता वे पहनते थे। अब इससे और सादगी भरा जीवन नहीं हो सकता। अपने ऊपर कम से कम खर्च, यह उनके जीवन का, जिंदगी का साधारण नियम था। तो अंडरलाइन करो, खुद के ऊपर कम से कम खर्च करना ये उनके जिंदगी का बिल्कुल नॉर्मल सा सबसे पहला नियम था। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे, तो खुद के ऊपर खर्च कम करते थे। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि फैमिली को एकदम रेशमी कपड़े देते थे, मखमल के कपड़े देते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे, मतलब उनसे सब लोग अच्छा खासा पहनते थे, रहन सहन में अच्छे थे। यो तो खैर कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़े ऐशो इशरत से रहता। हालांकि घर में कभी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनकी आर्थिक परिस्थिति, कि इतने पैसे कभी आए नहीं कि सब लोग बड़ी ऐशो इशरत से यानी ऐशो आराम से लग्जरियस लाइफ जीते। और मसल भी मशहूर है, और मसल यानी उदाहरण, ये मशहूर है, कहावत भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। खुदा भी गंजे को नाखून नहीं देता, क्योंकि गंजे व्यक्ति को नाखून की जरूरत पड़ती नहीं, खुजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बालों में। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस बिल्कुल नहीं थी। हवस यानी लालच। तो लेखक अमृत राय जी अपने पिता प्रेमचंद जी के बारे में क्या कहते हैं कि लेकिन जितना मुझे पता है उस आदमी को यानी प्रेमचंद मेरे पिताजी को ऐशो इशरत की, ऐशो आराम वाले जीवन की कोई भूख या लालच बिल्कुल नहीं थी। उन्हें तो बिल्कुल सादगी भरा जीवन ही पसंद था। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा था। तो उनकी कहानियां पढ़कर उनका वो लिखने का तरीका, उनकी उस कला को परखते हुए एक दो राजाओं ने भी उनको इनवाइट किया था अपने यहाँ नौकरी करने के लिए, और कद्रदानी के ख्याल से ही ऐसा किया। कद्रदानी मतलब गुणों की कदर करना। तो प्रेमचंद जी की गुणों की कदर करते हुए ही उन्होंने प्रेमचंद जी को बुलावा भेजा था। कद्रदानी के ख्याल से ही राजाओं ने ऐसा किया, मगर वह राह प्रेमचंद की नहीं थी। लेकिन प्रेमचंद जी उस राह पर चलने वाले नहीं थे। अगर वो राजाओं के यहाँ नौकरी करते तो वे अच्छा खासा ऐशो इशरत वाला जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्हें उस जीवन के प्रति कोई लालच हवस बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने उन राजाओं का न्योता जो है, आमंत्रण जो है, इनविटेशन, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उनकी राह नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था। उनके लिए तो ये खुली हवा में अपने तौर तरीके से जीना और अपने तौर तरीके से लिखते रहना, बस वही उनके लिए, उनका ही राजमार्ग अच्छा था, अपना रास्ता उनके लिए अच्छा रहा था। जहाँ एक बड़ के तले, बड़ का पेड़, जो बड़ का पेड़ होता है, वट का, उसके नीचे, एक बड़ के तले मतलब एक वट के पेड़ के नीचे, के तले मतलब के नीचे
कुएं के पास आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो उनको तो ये नेचर के साथ खुली हवा में रहना, उस वट के पेड़ के नीचे कुएं के पास गांव में अपना जीवन बिताना, उनके लिए वही बहुत अच्छा था। वहाँ खुली हवा तो है, ताज़ा ठंडा मीठा पानी तो है, नीला आसमान भी दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है, आदमी आदमी से दुख दर्द की तो एक आध बात कर लेता है। तो उन्हें ग्रामीण जीवन ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वहाँ पे ये सारी बातें होती है, खुली हवा होती है, ताज़ा ठंडा मीठा पानी होता है, नीला आसमान दिखाई देता है, जो शहरों में इतनी इमारतों के घरों के बीच में आसमान खो जाता है, दिखता ही नहीं। आदमी आदमी से बात करता है, दुख दर्द की बात एक दूसरे से बांटता है, राह चलते किसी आदमी का गीत भी सुनाई दे जाता है। सोने की उस माया नगरी मुंबई में तो यह सब कुछ भी नहीं। तो सोने की इस माया नगरी मुंबई में ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तो इंसानियत भी नहीं, वहाँ तो आदमी आदमी को रौंद कर आगे बढ़ता है। तो मुंबई के बारे में लेखक ने क्या लिखा है कि यहाँ तो इंसानियत भी नहीं, यहाँ तो इंसान दूसरे इंसान को रौंद कर यानी कुचल कर आगे बढ़ता है। वहाँ कहाँ ठंडा पानी और कहाँ ताज़ी हवा। तो यहाँ हमें वो मुंबई में वो ताज़ी हवा या ठंडा पानी गाँव जैसा मिलने वाला नहीं है। और वहाँ कैसे इंसानियत, मुंबई में तो बस स्पर्धा ही स्पर्धा चलती है और एक इंसान दूसरे इंसान को कुचल कर आगे बढ़ता रहता है। ये किसका कहना है? लेखक अमृत राय जी का। आगे बढ़ते हैं। लिहाजा शुरू में ही उन्होंने उस माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल छोड़ दिया। तो इसीलिए शायद उनकी सोच में ये सारी ऐसी ही उनकी सोच थी, ऐसे विचार थे शहरों के बारे में, और इसीलिए उन्होंने इस माया नगरी मुंबई को, उसकी गलियों को झांकने का ख्याल छोड़ दिया। किसी क्षणिक आवेश में नहीं, मतलब एक पल में आने वाले आवेश जोश में उन्होंने निर्णय नहीं लिया था। इस जोश में उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया था कि वे मुंबई नहीं जाएंगे, बल्कि जीवन के एक संयत, गंभीर और सौम्य दृढ़ निश्चय के रूप में। बिल्कुल संयत मतलब बिल्कुल विचार पूर्वक, एक मर्यादा में सोचते हुए, गंभीर और शांत तरीके से और दृढ़ निश्चय यानी पक्के निश्चय से उन्होंने ठान लिया था कि वे इस माया नगरी मुंबई में कभी नहीं आएंगे, न रहेंगे। दुनियावी नुक्ते से चाहे कोई उन्हें बेवकूफ भी कह सकता है। तो दुनियावी जो सोच है, लोगों की जो सोच है, दुनिया के लोगों की जो सोच है समाज की, उसके अनुसार तो चाहे कोई उन्हें बेवकूफ कह भी सकता है कि मुंबई जाने का मौका मिला था और इन्होंने गंवाया। तो लोगों की सोच से, लोग उन्हें उन समाज के नियमों से या लोगों के नियमों से, जीवन जीने के तरीके से लोग उन्हें बेवकूफ कह भी सकते हैं, और शायद वे थे भी। तो यहाँ पर शायद वे थे भी बेवकूफ, मतलब यहाँ पे लेखक इसको व्यंग की तरह कह रहे हैं कि एक्चुअली वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने अपने जीवन को हमेशा सादगी भरा या सादगी से परिपूर्ण ही जीवन जीना चाहा। तो देखो, अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, दगा फरेब यानी धोखाधड़ी, अगर उनमें भी धोखाधड़ी की अकल होती, बहुरूपिया बनने की कला होती। बहुरूपिया मतलब क्या? अनेकों रूप लेना, अनेकों रूप लेकर जीवन जीना, एक के सामने एक रूप, दूसरे के सामने दूसरा रूप, तीसरे के सामने तीसरा रूप, दिखावा करना इन शॉर्ट। और गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी अपने सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए रंग बदलते रहना। कभी इसके साइड से बात करो, कभी उसके साइड से बात करो, कभी इसके बारे में अच्छा, कभी उसी के बारे में बुरा, इस प्रकार से बर्ताव करना, उसी को भी क्या बोलते हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलना। अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करना, जिस प्रकार से एक एक्टर रंगमंच पर एक्टिंग करता है, अगर उनको भी इस समाज को रंगमंच की तरह उपयोग करना आता तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते। अगर ये सारे अवगुण, ये गुण नहीं हो सकते, ये बुरे गुण हैं, अगर ये बुरे गुण उनके अंदर होते तो उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते और 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती मुंबई जैसे शहर में। ठीक है, तो कौन कौन से दुर्गुण बोल सकते हैं हम, कौन कौन से अवगुण अगर उनके अंदर होते तो, कि अगर उनमें दगा फरेब की अकल होती, अगर उनमें बहुरूपिया बनने की कला होती, बहुरूपिया मतलब अलग अलग रूप लेने वाला,
अगर उनको, तीसरी बात, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, और चौथी बात, अगर उन्हें अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करना आता, तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते और इस मुंबई जैसे शहर में 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती। अखबार में उनकी भी छीक का खुलासा निकला करता कि जो जितना फेमस होता है तो उसकी तो छीक की भी न्यूज़ बन जाती है। ओके, तो वही बात यहाँ पे कही है कि शायद अखबार में भी, न्यूज़पेपर में भी उनकी भी छीक का खुलासा निकला करता कि हाँ, प्रेमचंद जी को आज 4 छींकें आई, इतने बीमार पड़े, यहाँ पे है, वहां पे है, इस प्रकार से। लिहाजा इसमें क्या शक कि वे बेवकूफ़ी तो थे, तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि इसमें क्या शक है कि वो बेवकूफ़ ही तो थे, जो दुनिया में रहते रहे, जिंदगी भर पैसे के तंगी का शिकार रहे और मरते वक्त अपने इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। इतना सब कुछ मिलना था उनको, लेकिन उन्होंने उस जीवन को कभी देखा ही नहीं, उनको वो जीवन कभी भाया नहीं, और ना उनमें वो ऐशो इशरत का जीवन पाने की लालच थी, और इसीलिए वे दुनिया के लिए, तो लिहाजा दुनिया की नज़र से वो बेवकूफ़ी रहे, क्योंकि दुनिया में जीवन ऐसे ही जीते रहे, गरीबी में, जीवन भर पैसों की तंगी में, और मरते वक्त भी अपना इलाज ढंग से नहीं कर पाए। तो ये हो गया उनके स्वभाव के बारे में, उनकी सादगी के बारे में। अब अपने बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसे था। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त का सा बर्ताव किया, यानी बिल्कुल दोस्तों जैसा बर्ताव किया अपने बच्चों के साथ। मैं अपनी बात कहता हूँ, लेखक अपनी बात कहते हैं, वे मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़ा शब्द मुझे कहा। मुझे ऐसी कोई घटना ही याद नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी एक शब्द भी कड़ा, यानी बहुत ही तीखा, कठोर शब्द कहा हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है, मारना तो दूर की बात है, कभी कठोर कड़वे शब्द में, कभी ऊंचे शब्द में डांटा हो, बोला हो, ये भी मुझे याद नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी उन्होंने कभी भी एक बात भी नहीं कही, कभी पढ़ने के लिए भी डांटा नहीं। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद है तो यही कि एक बार जब मैं, तो एक इंसिडेंट लेखक यहाँ पे सुनाते हैं। एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, कि पूरा दिन में गुल्ली डंडा खेला, यानी लेखक, और शाम के समय घर पे आके बैठकर भूगोल का होमवर्क करने लगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी, ओके, कर रहा था, जो कि अगले रोज मास्टर साहब को दिखलाना था। तो उन्होंने डांट कर मुझे कमरे से बाहर किया था, तो उन्होंने मुझे डांटा था और कमरे से बाहर किया और कहा था, जाओ खेलने कूदने के लिए, शाम को कभी घर में मत रहा करो, यानी शाम का समय खेलने कूदने के लिए, तो घर के बाहर जाओ और खेलो। यह सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे। तो लेखक क्या कहते हैं कि हम उन्हें अपनी बराबरी का, अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त समझते थे। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे मतलब बहुत ही उत्सुक हुआ करते थे कि पिताजी के साथ खाना खाना है, और किसी भी दिन उनके बगैर खाना नहीं खाते थे। पिताजी के बगैर कभी हमने खाना नहीं खाया। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था, मगर रात के खाने के लिए तो हम लोग 10-10 बजे रात तक उनका इंतज़ार करते थे। जब तक वे नहीं आए, बच्चे खाना नहीं खाते थे। नींद से आंखें झपकी जाती थी, इतनी नींद आती थी कि आंखें अपने आप पलकें झपकने लगती थी। कभी कभी तो ऐसे ही सो जाते थे भूखे, मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ सम्मरण नहीं कर पाते थे। सम्मरण मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते थे, रोक नहीं पाते थे उस इच्छा को कि नहीं, पिताजी के साथ ही खाना खाना है। भूखे रह गए तो भी चलता था, सो जाते थे, लेकिन इच्छा कौन सी होती थी? पिता के साथ खाना खाने की। यह बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी है नहीं। वैसे तो छोटी लगती है बात, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री, इतनी गहरी मैत्री, बराबर के दोस्त की दोस्ती जैसी कम ही देखने में आती है। तो इतनी गहरी मैत्री, इतनी गहरी दोस्ती बाप बेटे में बहुत कम दिखाई देती है, जो कि लेखक अमृत राय और उनके पिता प्रेमचंद जी में थी। हर छोटी बड़ी बात में यह मैत्री दिखाई देती थी। तो कोई भी छोटी बड़ी बात हो, उस बात में ये दोनों की मैत्री छलक उठती थी, दिखाई देती थी। मुझे याद है, अब लेखक ने और एक घटना और एक याद सुनाई है उनके बारे में।
मुझे याद आता है कि सन 3500 के दिनों की बात है, तब मैंने साल 1.5 साल पहले ही लिखना शुरू किया था। मतलब नया नया अमृत राय जी ने लिखना शुरू किया था। मैं तब इलाहाबाद में रहता था और हाई स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल में पढ़ते थे और तभी से उन्होंने अमृत राय जी ने लिखना शुरू किया था। और प्रेमचंद जी मुंबई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी कि तो अमृत राय जी ने अपनी एक कहानी, उन्होंने लिखी हुई खुद कहानी अपने पिताजी को भेज दी ताकि वो उसको क्रिटिसाइज करे, कुछ अच्छा है क्या बुरा है, या उनकी क्या सजेशन है उस कहानी पर प्रेमचंद जी के, वो जानने के लिए अमृत राय जी ने वो कहानी किसको भेज दी, अपने पिता प्रेमचंद जी को। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से, करुण यानी दुख, दया के भाव व्यक्त करने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। प्रधान पात्र मतलब कहानी के मुख्य पात्र। तो अमृत राय जी ने जो कहानी लिखी थी उस कहानी में उन्होंने क्या किया था कि सारे पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था, कहानी के मुख्य पात्रों को। ठीक है, क्योंकि उनको उस कहानी में एक दुख भरा भाव व्यक्त करना था, करुणता भरनी थी। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज नहीं होती। और अमृत राय जी का कहना मानना क्या था कि दुख, मृत्यु से और कोई बड़ी दुख वाली बात नहीं होती, करुण दया भरी। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें होनी ही चाहिए। मतलब अगर कहानी में करुण रस बहाना है, करुण रस का निर्माण करना है, दुख का निर्माण करना है, तो कहानी में 2-4 मौतें होनी ही चाहिए। ये किसकी सोच थी? लेखक अमृत राय जी की। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए थे। तो जो उन्होंने कहानी लिखी थी उसमें सारे जो प्रमुख पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो सब मर गए थे, नायक और नायिका। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें ना हो तो अच्छा हो, कहानी में इतनी मौतें ना हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती है। जिन कहानियों में ज़्यादा मौतें होती है वो कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है, बाकी कहानी अच्छी है। इस घटना का उल्लेख मैंने यह बताने के लिए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात करते थे। सतह यानी लेवल, यानी नए नए लेखक जो थे, छोटे छोटे लेखक जो अभी अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, उनके साथ भी वे उनके लेवल पर जाकर उनको समझाते थे, बात करते थे। उनके बातचीत करने के तरीके में उनके अनुभवी होने का कोई एटीट्यूड, कोई वो एक अभिमान नहीं होता था कि वे इतने फेमस, इतने अनुभवी लेखक हैं। तो वे नए लेखकों के साथ बिल्कुल उनके लेवल पर जाकर उनको समझाते थे, बात करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना तो उन्हें आता ही नहीं था। खुद हिमालय थे, लेकिन हिमालय जैसी ऊंचाई पर रहकर दूसरों को कम दिखाते हुए, सोचते हुए बात करना उनको नहीं आता था। वे तो आपके होकर घुल मिलकर ही आपसे बात करते थे, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या नया नया लेखक हो या कोई भी हो, सबके साथ घुल मिलकर बात करते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखाना, आगे बढ़ना सिखाते थे। क्या सिखाते थे? नए लेखकों को अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखकों की प्रशंसा करते थे। मुक्त हृदय से यानी बिल्कुल ही खुले मन से नए लेखकों की प्रशंसा करते हैं। ये गुण अनुभवी लोगों में बहुत कम दिखता है, जो प्रेमचंद जी में था कि वे बिल्कुल खुले हृदय से नए लेखकों की तारीफ करते थे, जिससे उनका उत्साह बढ़ता था। नए लेखकों का उत्साह भी इस कारण बढ़ता था। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है, मतलब ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बुरा भाग्य नसीब है मेरा कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वे मुझसे अलग हो गए। कि जब मैं उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ तभी वे मुझसे अलग हो गए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और यहाँ पर अपना पाठ पूर्ण होता है। तो इस पाठ में हिंदी साहित्य के महान लेखक, कहानीकार प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदर सा वर्णन उनके स्वभाव का, उनके विचारों का, उनके रहन सहन का किया गया है। अब प्रश्न देखते हैं। लेखक और प्रेमचंद में क्या रिश्ता था? तो पुत्र और पिता का या बाप बेटे का। प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी महानता क्या बताई गई है?
कि वे किसी भी बात में महान नहीं थे। उनकी जिंदगी का साधारण सा नियम क्या था? अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, ये उनके जीवन का साधारण नियम था। छोटे से छोटे लेखक के साथ भी प्रेमचंद का व्यवहार कैसा होता था? तो छोटे से छोटे लेखक के साथ भी वे बराबरी की सतह पर उतरकर बात किया करते थे। ठीक है, तो ये पाठ हमने पूर्ण कर दिया है। इस पाठ में अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो हमारा जो जूम का लाइव सेशन होता है, लाइव लेक्चर होता है, उसमें आप वो डाउट्स ज़रूर पूछना। और साथ ही साथ पाठ अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो मेरे पिता प्रेमचंद मधु कलश में से ये पाठ, ये कहानी हमने पूर्ण कर दी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।